चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना और सदन के अंदर जब वो बोलते हुए नजर आते हैं संसद के अंदर, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे दलित आजाद की तरफ आने वाला है। और देखिए कई जगह ऐसा देखा गया जहाँ पर जो दलित हैं और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सीधे तौर पर कहते हैं ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जो दल है, सहयोगी दल है, अनुप्रिया पटेल, उनकी ओर से भी एक बड़ा बयान दिया था कि चंद्रशेखर आजाद जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। नगीना से बड़ी जीत दर्ज करने के बाद आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने वाले उपचुनाव को लेकर मैदान में डटने को तैयार हैं, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से विधानसभा का उपचुनाव नजदीक आता जा रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में 18 अगस्त को चंद्रशेखर रावण ने भी 3 सीटों से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इन 3 सीटों में गाजियाबाद की सदर सीट से सतपाल चौधरी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से जाहिद हसन, मिर्जापुर की मंजवा सीट से धीरज मौर्य को आजाद ने चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ये 3 प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अन्य 7 सीटों पर आजाद आखिर कब ऐलान करते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है जब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजाद ने अपना कद बढ़ाया है और नगीना से सांसद बने हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजाद को लेकर तमाम सियासी चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा क्या आजाद उपचुनाव में भी बाजी मारते हुए नजर आएंगे या फिर यहां से एक करारा झटका लगता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला सवाल अमन सर से लेंगे। अमन सर, क्या कुछ लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजाद लोकसभा चुनाव में पहली बार उतरते हैं, नगीना से जीत दर्ज करते हैं, अब 3 सीटों से यहां पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं, अन्य 7 सीटें बची हैं, उसका भी ऐलान जल्दी करते हुए नजर आएंगे, तो क्या लगता है क्या यहां पर मायावती को एक बड़ा झटका देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दलितों की, मुस्लिमों की राजनीति आजाद भी करते हैं और वही राजनीति मायावती भी करती थी, तो क्या लगता है मायावती का चुनावी सफर यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जाहिर बात है कि अगर यहाँ पर दलितों की राजनीति की बात आप कर रहे हैं तो बिल्कुल इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि मायावती ने इसको साबित किया है कि वो दलितों के बीच में काम उन्होंने जिस तरह से किया था, दलितों ने भी उनकी तरफ एक तरफा वोट हमेशा दिया है। और देखिए 2007 तक के चुनाव में अगर हम देखें तो लगभग जो दलितों का वोट था वो एक तरफा मायावती को जाता था, लेकिन 2012 आते आते या उसके बाद तो कहें तो दलितों का जो एक अटूट विश्वास था मायावती को लेकर वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया या फिर उसमें कुछ कमी देखी गई। और देखिए 2024 के अगर चुनाव के हम आंकड़ों पर गौर करें जो मनीष, तो उसमें नजर आता है कि 8% के आसपास ही वोट मायावती को मिला, यानी कि अब जो एक तरफा 22-23% का जो वोट दलितों का होता है उत्तर प्रदेश के अंदर वो उनके हाथ से चिटकता हुआ दिखाई पड़ रहा। तो ऐसे में आजाद एक बड़ी ताकत के रूप में उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए अगर हम उपचुनावों की बात करें जो कि अभी घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन आजाद घोषणा करते हैं, अपने प्रत्याशियों का ऐलान करते हैं, उसी के बाद ठीक है मायावती भी 5-6 सीटों के ऊपर अपने एक तरीके से प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट करती हुई नजर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्चस्व की जो लड़ाई है उसको जीतने के लिए दोनों दमखम से लगे हुए हैं। और यहाँ पर आज़ाद ने तो काफ़ी दिनों पहले ही आपने देखा भी होगा कि उन्होंने एक तरीके से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। वो मझवा जाते हैं, करहल जाते हैं, मिल्कीपुर जाते हैं और तमाम सीटों के ऊपर जाते हैं और लगातार प्रचार प्रसार करने का एक तरीका जो है वो ईजाद करते हैं। अब यहाँ पर क्या आज़ाद वो बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं? क्या वाकई में जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक का कॉम्बिनेशन जो मायावती अब तक करती रही थी, क्या वो एक तरीके से अब आजाद की तरफ आने वाला है? और देखिए कई जगह ऐसा देखा गया जहां पर जो दलित हैं और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सीधे तौर पर कहते हैं कि उनका नेता अब जो है आज़ाद बनने को तैयार है। और देखिए आज़ाद भी लगातार जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, वो कभी आज़म खान का मुद्दा उठाते हैं, कभी उनकी तारीफ करते हैं, कभी स्वयं प्रसाद मौर्य के साथ में खड़े हो जाते हैं, कभी पल्लवी पटेल के जो उनको लेकर बयानबाजी करती हुई नजर आती है। तो ये जो समीकरण बैठाने का प्रयास कहीं ना कहीं आज़ाद कर रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर न सिर्फ खुद को मजबूत कर रहे हैं बल्कि बिहार से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश, हरियाणा, हर जगह पर वो अपनी पैठ जो है मजबूत करते हुए नजर आ रहा है। वैसे में जो मायावती वर्सेस आजाद या बसपा वर्सेस जो एएसपी की लड़ाई है उसमें जीतता कौन है देखना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सिर्फ मायावती और आजाद नहीं है जी, बल्कि यहाँ पर बीजेपी भी है, सपा भी है, कांग्रेस पार्टी भी। तो ऐसे में लड़ाई बहुत दिलचस्प है। अब जो दलित वोट बैंक है वो क्या मायावती को मिलता है, आज़ाद को मिलता है, या फिर वो भी अब इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी लगातार मजबूत हो रही है। वहीं सपा ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है कह सकते हैं बीते चुनाव में, उसको भी कहीं ना कहीं दलित वोट का फायदा हुआ। वैसे में क्या मायावती जो दलित वोट उनसे छिटा गया क्या वापस ला सकते हैं, और क्या आज़ाद के खेमे में कुछ दलित वोट जुड़ सकता है, ये अपने आप में देखना होगा, क्योंकि
क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प है और यहाँ पर कई तरह के जातिगत जो समीकरण अगर वो साध पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आने वाले दलितों का सबसे बड़ा नेता बनकर उभर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वैसे में जिस तरह से आजाद यहाँ पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो दलितों के एक बड़े नेता बनकर उभरते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में देखा गया जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, एक ही सीट से खड़े हुए, उसी सीट से जीते। और अब देखना दिलचस्प होगा क्या 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आजाद एक बार फिर से बड़ी जीत दर्ज करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जीत का परचम लहरा पाते हैं या नहीं। अगला सवाल नाजमीन से रहेगा। नाजमीन, क्या कुछ लगता है जिस तरह से नगीना से सीट जीत जाते हैं आजाद और उसके बाद संसद में तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं, विपक्ष पर हमलावर रहते हैं, तो क्या लगता है क्या उपचुनाव में यहाँ पर विपक्ष का पूरी तरह से खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद, जो लोकसभा चुनाव के बीच में सिर्फ ये कोशिशों में लगे थे कि किसी न किसी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो जाए और गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाए। इसी कोशिशों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का साथ कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं पाया। लेकिन देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के तहत उम्मीदें थी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के तहत नगीना लोकसभा सीट पर प्रत्याशी उतार दिया जाता है तो उसके बाद ये उम्मीद भी आज़ाद की खत्म हो जाती है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो बसपा से लगातार अभी भी चंद्रशेखर आज़ाद यही उम्मीद लगाते हैं कि मायावती अगर गठबंधन में आ जाती है तो वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम लोकसभा चुनाव के तर्ज पर बात करें तो बसपा हर वर्ग में पिछड़ती हुई नजर आई है, चाहे कुर्मी जाति की बात कर ली जाए, चाहे मुस्लिम वर्ग की बात कर ली जाए, चाहे हम पिछड़े वर्ग की बात करें, जाटव वर्ग की बात करें, तमाम ऐसे वर्ग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमने देखे जहाँ पर मायावती को पसंद करने वाला कोई भी नहीं था। इसी आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक सीट भी मायावती नहीं निकाल पाती है। और वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो पहली बार लोकसभा का चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना और सदन के अंदर जब वो बोलते हुए नजर आते हैं, संसद के अंदर, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे दलितों के उत्थान की बात की जा रही हो, चाहे दलितों की समस्याओं के बारे में जिक्र किया जा रहा हो, कैसे शैक्षणिक संस्थानों पर किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, और ना सिर्फ हम यहाँ पर बात करें कि इन वर्गों में हम सिर्फ बड़े लोगों के बारे में बात करें, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार होता हुआ नजर आते हैं, हर चीज़ का जिक्र करते हुए संसद में जब चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं तो आप देखिए उनके समर्थकों का जो प्यार है उन्हें कितना मिलता हुआ नजर आता है। तो आज ये स्थिति है कि उपचुनावों में भी अपने दम पर वो दावा करते हैं कि वो उपचुनावों में अपनी पार्टी के तहत प्रत्याशी भी उतार रहे हैं और लगातार जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के साथ अभी हर वर्ग कहीं ना कहीं समर्थन में देखा जा रहा है, जिसका लाभ आसानी से चंद्रशेखर आज़ाद उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में हर वर्ग आज़ाद के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका फायदा कहीं ना कहीं आज़ाद को उपचुनाव में मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा आज़ाद अपनी आगे की लड़ाई किस तरह से लड़ते हैं। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर शालिनी से लेंगे। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाकर बड़ी जीत यहां पर आजाद दर्ज करते हैं, उपचुनाव के लेकर तैयारियां कर रहे हैं और तमाम राज्यों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम राज्यों में भी उतरते हुए नजर आते हैं, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में यहां पर बड़ा चेहरा बनकर उभरते हुए नजर आएंगे आजाद? क्या लगता है? जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना से जीत दर्ज की, ऐसे में उसके बाद से ही चंद्रशेखर आज़ाद को लोग देखना और सुनना पसंद कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले संसद टीवी पर जब उनके व्यूज़ चेक किए गए थे तो वो भी देखा गया था कि चंद्रशेखर आज़ाद की वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे। ऐसे में उन्होंने अखिलेश यादव को पीछे छोड़ दिया, राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया। तो देख सकते हैं कि उनकी जो लोकप्रियता है वो अब कितनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जनता किस हद तक यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के बयानों को, वो जो मुद्दे उठाते हैं उन मुद्दों को पसंद कर रही है और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद काम भी कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो लगातार वो दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं। वो धर्म को लेकर किसी तरीके का कोई बयान देते नजर नहीं आए हैं।
ऐसे में जब राहुल गांधी ने संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखाई थी, उस समय भी उन्होंने ये बयान दिया था कि संसद जो है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने के लिए है, ना कि धर्म की राजनीति करने के लिए है। इसलिए धर्म की राजनीति ना करें, धर्म के मुद्दे संसद में ना उठाएं, जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाइए और यहाँ पर जनता के लिए कार्य कीजिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जो दल है, सहयोगी दल है, अनुप्रिया पटेल, उनकी ओर से भी एक बड़ा बयान दिया था कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब उनकी जो सक्रियता है वो उत्तर प्रदेश में तो खास करके देखने को मिल ही रही है। साथ ही साथ वो अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो पार्टी आजाद समाज पार्टी वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित ना रहे, पूरा देश उनकी पार्टी को जाने। वो साफ तौर पर ये बयान दे देते हैं कि वो आजाद हैं और वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो वो अकेले चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। देखना वही होगा कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद जो है वो क्या कुछ करके यहाँ पर नजर आते हैं, उपचुनावों में कितनी सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं, क्योंकि देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का जो माहौल बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करती है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालने में कामयाब रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह का फायदा अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बसपा का वोट बैंक कहीं ना कहीं आज़ाद खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट बैंक का जो फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है उससे कौन सी बड़ी पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।